नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो कल शाम को जो मैंने कहा था कि अमेरिका की ये मांगे ईरान कतई नहीं मानेगा, और जो मैंने बताया था कि ईरान शर्तें रखने वाला है, वो शर्तें शाम होते होते, रात होते होते बिल्कुल साफ हो गई। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अमेरिका के 15 पॉइंट की जो डिमांड है उसको हम कतई नहीं मानने वाले हैं। उसमें 12 डिमांड्स हैं और 12 डिमांड में वो सब कुछ है जिसके लिए ईरान कभी तैयार नहीं होगा। और अपनी डिमांड रख दी ईरान ने कि हमारी डिमांड है, इस डिमांड पर अगर समझौता करना है तो करो, वरना अपनी 12 डिमांड्स और अपने सारी जितनी तुम्हारी धमकियां हैं, जितनी तुम्हारी गुंडागर्दी है और बाकी सब है, वो अपने पास रखो। और इसके बाद ईरान ने तेल अवीव और आसपास के इलाकों पर लगातार हमला करना जारी रखा। अगर केवल कल रात की बात करें तो तेल अवीव पर हमला हुआ, डिमोना पे हमला हुआ, नई बराक पे हमला हुआ। और ये जो हमले हैं, ये हमले कितने जबरदस्त थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तमाम सेंसर के बावजूद जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो तस्वीरें डराने वाली हैं। इजराइल के रहने वाले लोग वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, सारे तमाशे कर रहे हैं। और सबसे मजेदार जो घटना हुई है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर हुई है, उसको देख लें, फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी बात कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बड़ी आसान सी चीज है, सिर्फ एक बटन दबाना है। यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल का प्रतिनिधि बैठा हुआ था, वो एक सायरन लेकर आया था। 15 सेकंड के लिए सायरन बजाया और कहा मेरे 3 बच्चे हैं। आप बताइए, 15 सेकंड का सायरन बजता है, इसमें मैं किस बच्चे को बाहर लेकर जाऊं? सवाल तो उससे पूछे ही गए। मैंने सवाल यह पूछा कि 15 सेकंड अपने दिमाग में ईरान की उन बच्चियों के बारे में सोचो, उन 150 से ज्यादा बच्चियों के बारे में सोचो जिनको तुमने बम गिराकर मार दिया, फिर तुमको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसी और ने पूछा कि गजा के बच्चों के पास तो कोई सायरन नहीं था। बेरूत में जो लगातार तुम बम गिराकर घर तोड़ रहे हो, उनमें जो बच्चे रहते हैं उनके पास तो कोई सायरन नहीं था। और जब अपने यहां बम गिरने लगा तो तुमको सारी चिंता सता रही है। किस तरह के इंसान हो तुम लोग कि सारी दुनिया अब जान चुकी है कि तुम बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव करते हो। एक घटना जो सामने आई है वो इतनी खतरनाक है कि उसको लिखते और पढ़ते हुए भी मेरी आंख भर आई। गजा के अंदर एक छोटा सा बच्चा, 1 साल से भी कम उम्र का बच्चा, उस बच्चे के पैर पर सिगरेट सुलगाई गई। सिगरेट से उस बच्चे के पैर दागे गए, उस बच्चे के पैर में कीलें चुभोई गईं, सिर्फ इसलिए कि उसके बाप का इंट्रोगेशन चल रहा था। अपने बच्चे की यह हालत देखकर बाप उगल दे, कुछ बता दे इनको। दुनिया में इकलौता मुल्क है इजराइल जहां बच्चों के लिए अलग से जेल बनी हुई है, और बच्चों के लिए नहीं, फलस्तीनी अरब बच्चों के लिए वहां पर जेल बनी हुई है। दुनिया का इकलौता देश है इजराइल जो बच्चों को टार्चर करता है। 1 साल के बच्चे को पैर में सिगरेट जलाना, कीले धसाना, यह करने वाला मुल्क यूनाइटेड नेशन में बैठकर बच्चों की बात करता है तो शर्म आनी चाहिए। और अब वो जमाना गया जब इजराइल रोना रोता था और सारी दुनिया मान लेती थी। 70-80 साल हो गए, हिटलर ने जो किया था वो किया था, लेकिन पिछले 70-80 साल से तुम लोगों ने जो किया है उसने हिटलर की जो हैवानियत है उसको भी भुला दिया है। तुम हिटलर से भी बड़े हिटलर बन गए हो। फलस्तीनी बच्चों के साथ, लेबनानी बच्चों के साथ, सीरिया के लोगों के साथ तुमने जो कुछ किया है वो सारी दुनिया अब जानती है, सारी दुनिया देख चुकी है। इसीलिए ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हो इसका कोई असर नहीं पड़ता। जाकर देखिए जहां ये पोस्ट लगी है 15 सेकंड वाली, ट्विटर पर जाकर देखिए उसके नीचे लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा है। एक आदमी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा जो उसके साथ यह कह रहा हो कि हां गलत हो रहा है। हर आदमी कह रहा है कि इजराइल अगर खत्म भी हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह होता है जब आप अपनी शैतानियत में, अपनी हैवानियत में सारी लिमिट्स को क्रॉस करते चले जाते हो। आपने जो कुछ आपने गजा के बच्चों के साथ किया है उसके बाद कोई हमदर्दी आपको कहीं से नहीं मिलने वाली। कोई आपके लिए एक आंसू नहीं बहाने वाला, कोई आपके लिए रोने वाला नहीं, आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं। अगर खड़े होंगे आपके साथ तो युगांडा का एक नेता जो खड़ा हुआ है, वहां का आर्मी का चीफ है, वही उसी जैसे लोग खड़े हो सकते हैं जो खुद आतंकवादी हैं और जिनके आतंकवाद को आपने पाला पोसा है। कोई शरीफ मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई शरीफ इंसान आपके साथ खड़ा नहीं होगा। हां, यूएई की बात दूसरी है।
बाकी मुद्दों पे चलूं उसके पहले यूएई पे बात करना जरूरी है। यूएई लगातार इजराइल के सपोर्ट की अपील कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि वहां के जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने बाकायदा कहा था कि अरब मुल्कों को इजराइल के साथ खड़े हो जाना चाहिए। इसके अलावा वहां अमजद ताहा साहब के एक आदमी हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वहां पर और शेख खानदान के बड़ा करीबी माने जाते हैं। वो लगातार लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि फ्रांस हमारे साथ खड़ा है। वो लिख रहे हैं कि भले बाकी मुल्क ईरान के साथ समझौता कर लें लेकिन हम तो जंग जारी रखेंगे, हम तो ईरान को खत्म कर देंगे, हम ईरान की टेरर रजीम को खत्म कर देंगे। जिस ईरान को इजराइल नहीं खत्म कर पाया, जिस ईरान को अमेरिका नहीं खत्म कर पाया, अपने सारे दावों के बावजूद दावा करते हैं उनकी 90% मिसाइलें खत्म हो गई और अगले दिन पता चलता है कि तेल अवीव के अंदर खंडहर बन गए, ढेर सारे घर, ढेर सारे आर्मी के लोग मारे गए। इतने प्रेशर के बावजूद ईरान इजराइल को लगातार अटैक कर रहा है, लगातार अमेरिकन बेसेज को अटैक कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि कल ईरान ने दावा किया कि जितने अमेरिकन बेसेज हैं खाड़ी के अंदर उन सबको खत्म कर दिया गया है। अब ईरान दावा कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि ईरान के दावे को सही कैसे माना जाए। तो सही मानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स के पास। न्यूयॉर्क टाइम्स आप जानते हैं अमेरिका और इजराइल का समर्थक अखबार है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स यह खबर छापता है कि 12 अड्डे, अमेरिका के 12 बेसेस पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। यह खबर छापता है, लिखता है कि इन 12 बेसेस के जो लोग हैं वो स्ट्रैंडेड हैं। तकरीबन 40,000 अमेरिकी सैनिक पहले से मिडिल ईस्ट के अंदर हैं और कहा यह जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर या तो होटलों में रह रहे हैं या दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। और इससे आपको समझ में आता है कि ईरान होटलों पर अटैक क्यों कर रहा है। जो ईरान का प्रवक्ता था वहां पर जो कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अरब के जो नागरिक हैं वो हमें बताएं, इंफॉर्मेशन दें कि किन होटलों में अमेरिका के सैनिक ठहरे हुए हैं ताकि हम वहां पे अटैक कर सकें। और यकीन जानिए ये शेख लोग, शेख के करीबी लोग कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अरब की जनता ही इंफॉर्मेशन दे रही है जिसकी वजह से अमेरिका के सैनिक होटलों में मारे जा रहे हैं। बहरीन, यूएई, ये दो मुल्क हैं जो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। नक्शे पे बहरीन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों शाह के जमाने में बहरीन को ईरान से छीन लिया गया था, या यूं कहिए कि शाह के जमाने में बहरीन को गिफ्ट कर दिया गया था अमेरिका को। जी, आपको अगर नहीं पता है तो यह जानिए कि उसके पहले बहरीन ईरान का ही हिस्सा था। शाह के जमाने में बहरीन को अलग किया गया और नक्शा देखते हैं आप, तब समझ में आता है कि वहां 5th फ्लीट किसके लिए लगी थी, ईरान के लिए लगी थी। उसका इस्तेमाल किया गया ईरान के ऊपर हमेशा नजर बनाए रखने के लिए, जासूसी करने के लिए और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए। इसीलिए इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा कहीं हमला हुआ है तो बहरीन पर हुआ है। अब यूएई की बात कीजिए, धमकी दे रहे हैं ईरान से लड़ने की और कह रहे हैं फ्रांस हमारे साथ है। फ्रांस का कोई मिनिस्टर इनके यहां आया होगा और बोले कोई अरब मुल्क का मिनिस्टर हमारे पास नहीं आया, सिर्फ फ्रांस का मिनिस्टर आया। लिख के मुझसे ले लीजिए। आप जितनी बड़ी जगह पर बैठे हैं, आप लोगों के एप्स्टीन से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, दुनिया भर के रिश्ते हैं। मैं तो मामूली कलम घसीट हूं, मैं तो मामूली खबर नवीस हूं, लेकिन मुझसे लिख के ले लीजिए कि फ्रांस आपके लिए अपनी कोई आर्मी नहीं भेजने वाला। यूरोप के कोई भी मुल्क आपके लिए कोई आर्मी नहीं भेजने वाले। उनका सारा इंटरेस्ट आपके तेल में है, आपके पेट्रो डॉलर में है, आपके पैसे में है, और जो सेफ हेवन आपने बनाया है जीरो इंटरेस्ट के साथ, उसमें है। आपकी सारी भलाई सिर्फ इसी में थी कि आप शांत बने रहते और अच्छे रिश्ते बनाते अपनों के साथ, लेकिन आपने रिश्ते बनाए इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। नतीजा यह कि वो इजराइल और अमेरिका आपको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप कभी फ्रांस की बात कर रहे हैं, कभी अरब मुल्कों से अपील कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और बेकार में अपने मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। सब जानते हैं कि इजराइल का जो प्रोजेक्ट रहा है अरब वर्ल्ड में, उसके सबसे बड़े पार्टनर आप रहे हैं, और सिर्फ अरब वर्ल्ड में नहीं, अफ्रीका में जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहा है उसके पार्टनर भी आप रहे हैं। उसके बावजूद आप ईरान को
आतंकवादी कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं और ईरान से जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं। यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। और आप देखिए, जब खर्ग आइलैंड को लेने की बात हो रही है, और अब तो यह खबर मैं तो 2 दिन पहले से लगातार कह रहा हूं कि अमेरिका के सैनिकों का आना लगातार जारी है। अमेरिका के सैनिक आ रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं लेकिन आ रहे हैं। अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ईरान से खर्ग आइलैंड छीनने के लिए। हालांकि यहां पर ध्यान रखना चाहिए, हमारे दोस्त हैं मोहम्मद मुर्तजा, जो ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर बताया कि खर्ग की जगह यह भी हो सकता है कि अमेरिका नाम खर्ग का ले रहा है लेकिन हमला खुजस्तान के ऊपर करे, क्योंकि खुजस्तान कुवैत के काफी करीब है। कुवैत से उसको मदद मिल जाएगी खुजस्तान पर हमला करने की, और 80% तक जो आयल ईरान का निकलता है वो खुजस्तान से निकलता है। आप नक्शे में देख सकते हैं कुवैत के कितना करीब है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुर्तजा साहब को यह पता है, अगर वो इस बात को समझ पा रहे हैं, तो IRGC को भी यह बात समझ में आ रही होगी। और IRGC ने खर्ग के साथ साथ खुजस्तान का भी पूरा इंतजाम किया होगा। कल बाकायदा IRGC ने, ईरान ने वीडियो जारी किए जिसमें ट्रेंच में, जो वहां ट्रेंच बना है खर्ग में, यानी खाइयों में, वहां छिपे हुए हैं ईरान के सैनिक। उनके हाथ में चाइना की बेहद आधुनिक राइफल्स हैं। आप देखिए, एक बात आपको पता होना चाहिए, ईरान ने टैंकों पर बहुत पैसा खर्च नहीं किया। तो वहां जो मूवमेंट होगा, अगर खर्ग में यहां इनकी सेना आती है तो वहां जो लड़ाई होगी वो ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं होगी कि उधर से भी टैंक चल रहा है, इधर से भी टैंक चल रहा है। ये जो लड़ाई लड़ेगा, ईरान जो लड़ाई लड़ेगा, उसमें 2 ताकतें होंगी। एक तो ये चाइनीज राइफल है जो बेहद मॉडर्न मानी जाती हैं। ट्रेंच से हमला होगा क्योंकि वो पूरा इलाका ईरान चप्पा चप्पा जानता है, अमेरिका के लिए फंसने का खतरा हमेशा बना रहेगा। और दूसरा ड्रोन से हमला होगा, जो ड्रोन बेहद सक्सेसफुल रहे हैं ईरान के इस पूरी लड़ाई में। अगर ईरान की माने तो उसका कहना है उसने तो अभी 7-8% हथियार खर्चा किए हैं, 92% हथियार उसके पास हैं। अगर ईरान की माने तो उसका कहना है कि हम तो रोज 300-400 मिसाइलें बना सकते हैं। तो आप समझिए कि कितनी मिसाइलें और कितने ड्रोन उनके पास हैं। और यह बात तो पक्की है कि चाइना और रशिया अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। ईरान ने उनसे कुछ मांगा नहीं है, जैसे पिछली बार नहीं मांगा था, क्योंकि ईरान के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि उनका जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो खुद के ऊपर एक खुद की इज्जत करने का जो मामला होता है, वो इतना गजब है कि वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इतना सैंक्शन लगा लेकिन कभी ईरान को आपने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा होगा। उसने बीच के रास्ते निकाले। तो उसने मांग वो कुछ नहीं रहा है, लेकिन मदद पूरी मिल रही है क्योंकि यह पार्टनरशिप बराबरी की है। ईरान भी मदद करता है, ईरान ने भी रशिया को हथियार दिए हैं जरूरत पड़ने पर। तो ईरान जो मुकाबला करेगा खर्ग के अंदर या फिर खुजस्तान में अगर हमला होता है तो जो मुकाबला करेगा वो टैंक से मुकाबला नहीं करेगा, नॉन ट्रेडिशनल लड़ाई लड़ेगा जिसका अमेरिका को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक नॉन ट्रेडिशनल लड़ाई वियतनाम में लड़ी गई और हजारों सैनिकों के खोने के बाद अमेरिका वहां से बेशर्मी से वापस आ गया। कुछ नहीं कर पाया वियतनाम का। वियतनाम आज भी आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। तो ये नॉन ट्रेडिशनल लड़ाई, मोज़ैक टाइप की संरचना से जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये बहुत मुश्किल होने वाली है अमेरिका के लिए जमीन पर। कल ईरान ने कहा कम क्लोजर, हम तो इंतजार कर रहे हैं हुजूर, नजदीक आओ फिर बताते हैं यहां कौन सी लड़ाई होनी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नुकसान ईरान का नहीं होगा। हो सकता है खर्ग आइलैंड कुछ दिनों के लिए कब्जा हो जाए, तब भी कब्जा बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा। अभी भी आप देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला बढ़ाया है, कम नहीं किया है। ज्यादा बम बरस रहे हैं, ज्यादा सिविलियन इलाकों पर हमला हो रहा है, लेकिन एक काम हुआ है, जब ईरान ने पलटकर सिविलियन इलाकों पर ही हमला करना शुरू किया है तो इजराइल का बयान आ रहा है अब हम सिविलियन इलाकों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्ट्रेटेजिक इलाकों पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि अगर ईरान अगले 2-3 दिन तक ऐसे ही इजराइल को नेस्तनाबूद करता रहा, वहां के इलाकों पर हमला करता रहा, तो इजराइल की हिम्मत नहीं पड़ेगी ईरान के किसी भी ऐसे इलाके पर हमला करने की जहां लोग रहते हैं, जो रिहायशी इलाका है। क्योंकि जिस तरह के अफरा तफरी का माहौल इजराइल के अंदर है वो हम आ रहे वीडियो से देख सकते हैं। कल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन इन सब बातों से आगे ईरान से एक और मैसेज आया है जिसको समझना जरूरी है। ईरान ने कहा है कि ठीक है, अगर आप खर्ग आइलैंड कब्जा करते हैं तो हम बहरीन और यूएई दोनों की कोस्ट लाइन पर कब्जा कर लेंगे।
अब फिर से एक बार नक्शा देखिए, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखिए, उससे लगे हुए बहरीन को देखिए और उससे लगे हुई यूएई की कोस्ट लाइन को देखिए, जहां हमारी एक पत्रकार पहुंच गई थी और कह रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैं बिल्कुल करीब पहुंच गई हूं। वो यूएई की कोस्ट लाइन है। तो यूएई की कोस्ट लाइन को आप देखिए, बहरीन की कोस्ट लाइन को देखिए। इनको कब्जा करना ईरान के लिए कोई खास मुश्किल काम नहीं है और यूएई के पास जितनी आर्मी है वो इसका कोई बहुत मुकाबला कर पाएगी, इसकी उम्मीद भी नहीं है। और अगर बहरीन और यूएई की कोस्टलाइन पर ईरान ने कब्जा कर लिया तो अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती होगी इस कब्जे को हटाना। और उसके बाद अगर समझौते की कभी बात हुई तो इनके कीमत वसूले बिना ईरान इनको छोड़ेगा नहीं। तो वो इलाका ऐसा है, मिडिल ईस्ट अपने आप में एक पहेली है। इतनी आसानी से समझ में आ जाती यूट्यूब चैनल पर बैठकर, या इवन मुझे तो कई बार लगता है कि ट्रंप को भी मिडिल ईस्ट का नक्शा समझ में आता है कि नहीं आता है, मुझे नहीं पता। वो जिस तरह का मैग्लोमेनिक है और जिस तरह के डिसऑर्डर्स का शिकार लगता है, दिमागी तवाजुन उसका गड़बड़ लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ढेर सारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि झूठ बोलना, कही हुई बात भूल जाना, सेंटेंस पूरा नहीं करना, ये सब इस बात का लक्षण है कि वो किसी बड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से चल रहा है। और मैग्लोमैनिक है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, जो हर चीज में कहता है कि मुझसे बेहतर ये चीज कोई नहीं जानता, वो मैग्लोमैनिक नहीं है तो और क्या हो सकता है। तो ये जो हालात हैं उसमें खर्ग आइलैंड या फिर हो सकता है जैसा मैंने कहा खुजिस्तान, अगर इन पर अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करता है तो मैं फिर कह रहा हूं कि एक बारगी कब्जा कर सकता है। लेकिन पहला तो कब्जा बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है, पहले तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। आपको पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना पड़ेगा, इसीलिए कहा गया पैराट्रूपर्स आ रहे हैं, तो आसमान से उतरने की बात हो रही है। तो चलो पहुंच गए, चलो कब्जा कर लिया, उसके बाद भी उस कब्जे को बनाए रखना आसान काम नहीं होगा। इस बात को बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात कि अगर वहां कब्जा हुआ तो बहरीन और यूएई की कोस्ट लाइन पर ईरान कब्जा कर सकता है और यह फिर मुश्किल पैदा करेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, और जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, आज वो जेरूसलम पोस्ट ने कहा है। जेरूसलम पोस्ट का जिक्र मैं बार बार इसलिए करता हूं कि ये पूरी तरह से इजराइल का एक ऐसा अखबार है जो सरकार के लिए काम करता है, जो पूरी तरह से आप समझ लीजिए गोदी मीडिया है इजराइल का। वैसे इसके इतिहास में आप जाएंगे तो बहुत मजेदार इसका इतिहास है। फलस्तीन के समय, इसको जब फलस्तीन वहां हुआ करता था उस समय यह अखबार बना था। एक समय फलस्तीन की आवाज होता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं ज़ायनिज्म की आवाज है। वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि 1/3 थार्ड मिसाइल जो हैं, थार्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका ने दिया है इजराइल को, उसका कहना है कि 1/3 ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जितना खत्म हुआ है उसको दोबारा बनाने भर में 8 साल और लगेंगे। जरा मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं, बाकी बातें आगे कर लेंगे। आप अगर देखिए तो पहले 4 दिन में जो रिकॉर्ड आया उसके हिसाब से 943 पैट्रियट मिसाइल्स और 98 थार्ड मिसाइल्स खर्च हुई हैं। ये केवल पहले 4 दिन की बात कर रहा हूं। आज हम जंग के 15वें दिन में हैं, चूंकि रिकॉर्ड 4 दिन का है इसलिए उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, माना यह जाता है कि कुल मिला जुलाकर 1600 से 2000 मिसाइल्स वहां पर हैं, जिनमें से 943 पहले 4 दिन में खर्च हो चुकी हैं। यानी आज अगर देखेंगे तो शायद उनके पास 100, 150, 200 मिसाइल्स बची होंगी, इससे ज्यादा मिसाइल नहीं। अब आप कहेंगे नई बन जाएंगी, तो मैं आपको बताता हूं 2023, 24, 25 का रिकॉर्ड देखेंगे तो 12, 15, 17 थार्ड मिसाइल्स बन पाई हैं पूरे साल में। और 2026 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, जो बजट रखा गया है, क्योंकि बेहद महंगी मिसाइलें हैं, वो केवल 37 मिसाइलों का रखा गया है, 37 मिसाइल्स का, जितनी एक दिन में ईरान बर्बाद करवा दे रहा है इनकी। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि किस तरह से सस्ते ड्रोन भेजकर महंगी मिसाइलें बर्बाद कर रहा है। तो जेरूसलम पोस्ट, इजराइल का गोदी मीडिया, यह स्वीकार कर रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम डिप्लीट हो रहा है, पूरी तरह से खत्म हो रहा है। अब आप यह देख लीजिए कि डिफेंस सिस्टम था तब तो डिमोना, चाहे बेनी बराक हो, चाहे सेंट्रल इजराइल हो, इन सारी जगहों पर सीधे मिसाइलें जाकर लग रही थी ईरान की। और अब जैसा कि यूएन में वो खुद कह रहे हैं कि 15 सेकंड पहले बज रहा है सायरन,
यानी कि बिल्कुल वो सिस्टम, रडार का सिस्टम, रडार खत्म कर दिए। ये मैंने बताया आपको कि 12 से ज्यादा अमेरिकन बेसिस पे रडार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो ना तो रडार से खबर मिल रही है, ना ये मिसाइलें अटैक कर पा रही हैं, और ये धीरे धीरे और कम होता जाएगा। इसी वजह इजराइल अब कह रहा है कि हम रेजिडेंशियल इलाकों में हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डर है कि अब ईरानी मिसाइलें अगर आएंगी तो उनको रोकने का उसके पास कोई तरीका नहीं होगा। जरा सा है इजराइल। एक तरफ से हिजबुल्ला ऐसी बमबारी कर रहा है कि किरियात शमोना जो उनका इलाका है, वहां का मेयर हाथ जोड़कर रो रहा है। आप देखिए, एक तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूसलम पोस्ट ये कह रहे हैं कि हमला हुआ, हिजबुल्लाह ने हमला किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ, और दूसरी तरफ उस इलाके का मेयर हाथ जोड़कर रो रहा है, कह रहा है अगर 10 दिन तक ऐसा ही चला तो शायद 10 लोग भी उस इलाके में नहीं बचें। रोज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर हमला हिजबुल्लाह नहीं इजराइल कर रहा है, क्योंकि इजराइल की सरकार हमें किसी भी तरह का डिफेंस नहीं दे रही है और हम पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। यानी उधर से हिजबुल्लाह का अटैक, इधर से ईरान का अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम साफ, तो सारी बड़ी बड़ी बातें नेतन्याहू की जीरो रह जाएंगी जब ईरान की मिसाइलें लगातार हमला करती रहेंगी। और अब तक यह तो तय हो गया है कि ईरान की 90% मिसाइलें खत्म होने के दावे बिल्कुल झूठे हैं। तो मामला सारा यहां फंसा हुआ है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है कि कैसे भी समझौता चाहता है। 15 शर्तें रख दी गई, उनको मानने को ईरान तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी शर्तें दी हैं। अब समझौता तो तभी हो सकता है जब अमेरिका ईरान की शर्तें माने, और अगर नहीं माने तो यकीन रखिए कि अगले 2-3 दिनों में यह जंग और बड़ी होने वाली है, और उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।